आईपीएस रोशनी वर्मा एक बेहद सुंदर और स्ट्रिक्ट अफसर थीं। जब वह मुस्कुराती थीं तो दिल जीत लेतीं और जब घूरतीं तो रूह कंपा देतीं। उम्र थी 28 साल और कद 5 फुट 7 इंच। जब वह अपनी बुलेट से उतरती थीं तो अच्छे अच्छे बाहुबलियों की सांसें अटक जाती थीं। रंग गेहुआ, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज कि बिना मेकअप के भी वह किसी फिल्म स्टार को मात दे दें। उनकी बड़ी बड़ी गहरी काली आंखों में काजल नहीं बल्कि कानून की सख्ती दिखाई देती थी। जब वह अपना एविएटर काला चश्मा पहनकर अपनी जीप से नीचे उतरतीं तो ऐसा लगता जैसे कोई शेरनी अपने इलाके का मुआयना करने निकली हो। रोशनी उन लड़कियों में से नहीं थीं जो आईने के सामने वक्त बिताएं। वह उन अफसरों में थीं जो अपराधियों का वक्त खराब करने के लिए जानी जाती थीं। कमर पर बंधी सर्विस रिवॉल्वर और कंधों पर चमकते अशोक स्तंभ यह बताने के लिए काफी थे कि इनसे पंगा लेना मतलब मुसीबत को दावत देना है। उनकी नई पोस्टिंग हुई थी उत्तर भारत के नक्शे पर। जहां विकास की सड़कें अक्सर दम तोड़ देती हैं, वहीं बसे धूलगढ़ में। जैसा नाम वैसा ही काम। यहां असली संविधान बाहुबली विधायक शेर सिंह राणा की राणा हवेली से लिखा जाता था। यहां पुलिस की वर्दी का रंग खाकी तो था, लेकिन उस पर राणा के रसूख की धूल इतनी मोटी थी कि अशोक स्तंभ की चमक दिखाई ही नहीं देती थी। सर्किट हाउस का कमरा नंबर 8। कमरे में अगरबत्ती की भीनी खुशबू फैली थी। शीशे के सामने 28 वर्षीय आईपीएस रोशनी वर्मा खड़ी थीं। यह उनकी पहली पोस्टिंग थी। ट्रेनिंग अकादमी में बेस्ट कैडेट का खिताब जीतने वाली रोशनी के लिए धूलगढ़ महज एक जिला नहीं, एक चुनौती था। उन्होंने अपनी वर्दी पहनी। स्टार्स को कंधे पर सजाते वक्त उनकी उंगलियां एक पल के लिए थमीं। उन्हें अपने पिता दीनानाथ वर्मा की याद आ गई, एक प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाने में गुजार दी थी। रोशनी ने फोन उठाया। वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही स्क्रीन पर पिता का झुर्रियों भरा लेकिन संतोष से चमकता चेहरा उभरा। जय हिंद पापा, रोशनी ने गर्व से सैल्यूट किया। दीनानाथ जी ने चश्मा ठीक किया। उनकी आंखें डबडबा गईं। जय हिंद बिटिया, आज वर्दी में देख रहा हूं तो लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया। कैसी हो? मैं ठीक हूं पापा, बस आज पहला दिन है फील्ड पर। थोड़ा नर्वस हूं लेकिन आपकी सीख याद है, डरना नहीं है। दीनानाथ जी की आवाज गंभीर हो गई। बेटा, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक जिम्मेदारी है। याद रखना, पुलिस की ताकत उसकी लाठी में नहीं, उसके इकबाल में होती है। और हां, मैंने अखबार में पढ़ा है, धूलगढ़ का माहौल थोड़ा खराब है। वो शेर सिंह राणा, उसका बहुत दबदबा है। तुम अपनी सेहत और सुरक्षा का ख्याल रखना। रोशनी मुस्कुराई। पापा, जंगल में जानवर कितने भी खूंखार हों, डरते वो शिकारी से ही हैं। और यहां शिकारी मैं हूं। बस आप और मां अपनी दवा समय पर लीजिएगा, बाकी बातें मैं शाम को करूंगी। कॉल कटने के बाद रोशनी खिड़की के पास गईं। बाहर सर्किट हाउस के बगीचे में सूखे पत्ते उड़ रहे थे। उन्होंने सोचा, ऐसी कमरों में बैठकर फाइलों से धूल तो झाड़ी जा सकती है, लेकिन शहर की गंदगी साफ करने के लिए सड़क पर उतरना होगा। उन्होंने तय किया कि आज वह सरकारी तामझाम के बिना एक आम नागरिक की तरह शहर को देखेंगी। उन्होंने वर्दी उतारकर एक सादा चिकनकारी वाला कुर्ता और सलवार पहनी, अपनी पुरानी स्कूटी की चाबी उठाई और निकल पड़ी धूलगढ़ की असली तस्वीर देखने। धूलगढ़ का दिल कहा जाने वाला घंटाघर चौक अपनी भीड़ के लिए मशहूर था। यहां सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा थे। रोशनी ने अपनी स्कूटी एक पुरानी मिठाई की दुकान के पास पार्क की और पैदल ही भीड़ में शामिल हो गईं। बाजार में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग खरीदारी तो कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक डर था। सब्जी वाले धीरे बोल रहे थे, दुकानदार ग्राहकों से ज्यादा सड़क की तरफ देख रहे थे। रोशनी एक ठेले वाले के पास रुकी जो ताजे सेब बेच रहा था। काका, सेब कैसे दिए? रोशनी ने पूछा। बूढ़े ठेले वाले ने बिना सर उठाए कहा, 100 रुपये किलो बेटी, जल्दी ले लो, अभी साहब का समय होने वाला है। साहब? कौन साहब? रोशनी ने जिज्ञासा से पूछा। इससे पहले कि काका कुछ जवाब देते, दूर से एक कर्कश, दिल दहला देने वाला सायरन गूंजा।
माहौल पल भर में बदल गया। जो रिक्शे वाले अभी सवारी के लिए लड़ रहे थे, वो अपनी गाड़ियां किनारे लगाने लगे। दुकानदार शटर आधे गिराने लगे। सड़क के बीचों बीच सन्नाटा पसर गया। उस सन्नाटे को चीरते हुए 3 काली विशालकाय एसयूवी गाड़ियां रॉन्ग साइड से पूरी रफ्तार में आईं। उनके हूटर की आवाज किसी जंगली जानवर की चीख जैसी थी। गाड़ियों पर नंबर प्लेट की जगह बड़े अक्षरों में लिखा था, राणा सरकार। काफिला ठीक रोशनी के सामने आकर रुका। बीच वाली गाड़ी एक मॉडिफाइड थार थी। उसका दरवाजा खुला और एक महंगा जूता सड़क पर पड़ा। बाहर निकला विक्की राणा। विक्की शेर सिंह राणा का छोटा बेटा और इस शहर का बिगड़ैल राजकुमार। उम्र यही कोई 30 साल। शरीर पर महंगे ब्रांडेड कपड़े, गले में सोने की इतनी चेनें कि गर्दन झुक जाए, और आंखों में शराब और सत्ता का नशा। उसके साथ 4-5 लठैत भी उतरे, जिनके चेहरों पर क्रूरता पुती थी। विक्की लड़खड़ाते कदमों से उस बूढ़े सेब वाले रामदीन काका के पास पहुंचा। रामदीन कांप रहे थे। रामदीन, हफ्ता नहीं पहुंचा हवेली पर कल? भूल गया कि धूलगढ़ में सांस लेने का भी टैक्स लगता है। विक्की ने चबाते हुए पान को थूकते हुए कहा। मालिक, परसों बेटी बीमार थी, सारा पैसा डॉक्टर को दे दिया। बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। रामदीन ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। विक्की हंसा, एक क्रूर हंसी। मोहलत? वो तो बैंक वाले देते हैं, हम तो सजा देते हैं। उसने रामदीन काका का ठेला गिरा दिया। उनके सारे सेब सड़क पर बिखर गए। कुछ विक्की के जूतों के नीचे कुचल गए। उठाओ इसको, गाड़ी में डालो, हवेली ले जाकर इसका हिसाब करेंगे, विक्की ने अपने गुर्गों को आदेश दिया। भीड़ तमाशबीन बनी खड़ी रही। सैकड़ों लोग थे, लेकिन सब कायर बने देख रहे थे। पास खड़ा ट्रैफिक हवलदार भी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। गुर्गों ने रामदीन को कार में ले जाने की कोशिश की कि तभी रामदीन की बेटी 17-18 साल की एक दुबली पतली लड़की रोती हुई बीच में आ गई। छोड़ दो मेरे पाप को, प्लीज भैया छोड़ दो। उसने विक्की के पैर पकड़ लिए। विक्की ने घृणा से उसे देखा, फिर उसकी आंखों में एक हवस चमक उठी। उसने झुककर लड़की से कहा, अरे वाह, बुढ़े ने तो घर में चिड़िया छिपा रखी है। ठीक है, बुढ़े को छोड़ दो, इस माल को गाड़ी में बिठाओ, आज का हर्जाना इसी से वसूलेंगे। लड़की चीख पड़ी। विक्की ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। रोशनी का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून उबाल मार रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो वो वर्दी पहनने के लायक नहीं रहेगी। वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसके कदमों में आंधी थी। उसका हाथ छोड़ो। बाजार के शोरगुल में रोशनी की आवाज किसी चाबुक की तरह गूंजी। विक्की ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की आज उसी के राज में उसे आदेश दे रही थी। कौन है बे तू? नई आई है क्या शहर में? जानती नहीं मैं कौन हूं? विक्की ने हिकारत से कहा। रोशनी की आंखों में वो आग थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे अपराधी कांप जाते थे। तू कोई भी हो, लेकिन सड़क पर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है, मैंने कहा। लड़की को छोड़ और उस बुजुर्ग से माफी मांग, रोशनी ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। विक्की जोर से हंसा। उसके गुर्गे भी हंसने लगे। अरे देखो रे, बिल्ली शेर को शिकार सिखा रही है। मैडम, बहुत गर्मी है तुम में, चलो मेरी गाड़ी में, एसी बहुत तेज है, सारी गर्मी उतार दूंगा। विक्की ने बेहूदगी की सारी हदें पार करते हुए अपना हाथ रोशनी के कंधे की ओर बढ़ाया। आ जाओ मेरी जान। यही विक्की की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसका हाथ रोशनी के करीब आया, रोशनी ने बिजली की गति से उसका हाथ कलाई से पकड़ा और उसे एक ऐसा मरोड़ दिया कि विक्की की चीख निकल गई। और फिर चटाक! एक जोरदार थप्पड़ विक्की के गाल पर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। कबूतर फड़फड़ाकर उड़ गए। विक्की का नशा एक ही पल में काफूर हो गया। वह चकराकर पीछे गिरा। रोशनी रुकी नहीं। उसने विक्की को कॉलर से पकड़कर उठाया और घुटनों के बल सड़क पर ला पटका। सुन ले सड़क छाप रोमियो! रोशनी की दहाड़ से बाजार का हर कोना हिल गया
औरत कोई जागीर नहीं है जिसे जब चाहे हाथ लगा दे। मैं इस जिले की नई एसपी हूं, आईपीएस रोशनी वर्मा, और आज से, अभी से तेरा ये गुंडाराज खत्म। विक्की अपनी सूजी हुई गाल और फटी हुई शर्ट के साथ जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। एसपी? उसके हलक से मुश्किल से आवाज निकली। तूने विक्की राणा पर हाथ उठाया? तुझे तो मैं... चुप! रोशनी ने उसे डांटा। एक शब्द और बोला तो यहीं मुंह तोड़ दूंगी। उसने अपना फोन निकाला। कंट्रोल रूम, दिस इज एसपी रोशनी वर्मा, लोकेशन घंटाघर चौक। इमीडिएट बैकअप भेजो। और हां, एक प्रिजन वैन भी, कुछ कचरा साफ करना है। 10 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ गईं। जो हवलदार अभी तक मुंह फेरे खड़ा था, अब एसपी मैडम को देखकर थर-थर कांपते हुए विक्की को हथकड़ी लगा रहा था। विक्की को जब गाड़ी में डाला जा रहा था तो उसने रोशनी को घूरते हुए कहा, मैडम, तुमने थप्पड़ मुझे नहीं, मेरे पिता के रसूख को मारा है। इसकी कीमत तुम्हें अपनी वर्दी से चुकानी पड़ेगी। रोशनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कीमत तो अब तुम चुकाओगे, और वो भी अभी, इसी पल। जाओ, ले जाओ इसे। विक्की की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैली, लेकिन यह खबर राणा हवेली में एक नई दहशत फैला गई। शेर सिंह राणा, एक भारी भरकम आदमी, अपनी हवेली के विशाल हॉल में बैठा था। सामने उसके वकील और कुछ भ्रष्ट अधिकारी बैठे थे। जब उसे पता चला कि उसके छोटे बेटे को भरे बाजार में एक महिला एसपी ने थप्पड़ मारा और घसीटकर थाने ले गई, तो उसने अपना कांच का गिलास दीवार पर दे मारा। एक कल की छोकरी, उसकी इतनी हिम्मत! शेर सिंह ने गुर्राते हुए कहा। उसे तो मैं तबादला करवा के ऐसी जगह भेजता जहां पानी भी नहीं मिलता, लेकिन अब बात इज्जत की है। उसे तोड़ना होगा, उसे ऐसा जलील करना होगा कि वो कहीं की न रहे। उसने अपने पीए को बुलाया, जो एक चालाक और तकनीकी रूप से माहिर आदमी था। सुनो, वो जो अपनी आईटी सेल है ना, उसे काम पर लगाओ। इस एसपी की कोई भी फोटो निकालो, उसे एडिट करो, डीप फेक बनाओ, जो करना है करो। कल सुबह तक पूरे राज्य को यह लगना चाहिए कि ये एसपी चरित्रहीन है, चोर है, रिश्वतखोर है। समझ गए? रात भर साजिश का खेल चला। अगली सुबह जब रोशनी अपने दफ्तर में बैठी विक्की के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही थी, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते उसका फोन हैंग होने लगा। उसने अपना ट्विटर खोला। टॉप ट्रेंड था, करप्ट एसपीआर रोशनी। रोशनी ने कांपते हाथों से एक वीडियो प्ले किया। वीडियो में रोशनी जैसी दिखने वाली एक महिला डीप फेक तकनीक के कमाल से एक पार्टी में शराब के नशे में धुत दिख रही थी। उसके बगल में विक्की खड़ा था, एडिटेड। वीडियो में आवाज आ रही थी, अरे विक्की जी, 10 लाख में क्या होता है, 50 लाख भिजवाओ तो केस रफा दफा करूंगी। वीडियो के नीचे कैप्शन था, धूलगढ़ की नई एसपी का सच, विक्की राणा से मांगी 50 लाख की रिश्वत, मना करने पर सरेआम जरा थप्पड़ और किया गिरफ्तार। क्या ऐसी होती है पुलिस? रोशनी का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह क्या था? यह आवाज उसकी नहीं थी, यह चेहरा उसका था, लेकिन शरीर नहीं। लेकिन तकनीकी कारीगरी इतनी बारीक थी कि आम जनता क्या, कोई भी धोखा खा जाए। तभी उसके लैंडलाइन की घंटी बजी। डीजीपी साहब का फोन था। रोशनी, यह मैं क्या देख रहा हूं? डीजीपी की आवाज सख्त थी। सर, यह फेक है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है। मैंने विक्की को छेड़खानी के आरोप में... मुझे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए मिस वर्मा, डीजीपी चिल्लाए। होम मिनिस्टर का सीधा कॉल आया है। विपक्ष धरने पर बैठ गया है। आपकी वजह से महकमे की नाक कट गई है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, आपको सस्पेंड किया जाता है। तुरंत अपना चार्ज डिप्टी एसपी को सौंपें और लाइन हाजिर हो जाएं। सस्पेंड। रोशनी के कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगी। सब कुछ धुंधला हो गया। उसने अपनी वर्दी की ओर देखा। जिस वर्दी को उसने इतनी मेहनत से कमाया था, उसे आज झूठ के एक झोंके ने उतार दिया था। उसने बेमन से अपनी सर्विस रिवॉल्वर और कैप मेज पर रखी और भारी कदमों से बाहर निकल गई। पीछे उसका स्टाफ कानाफूसी कर रहा था। रोशनी अपने सरकारी क्वार्टर में पहुंची। वह अंदर से टूट चुकी थी। वह रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी। उसने सोचा, पापा से बात करे, उन्हें सब समझ आ जाएगा। उसने फोन उठाया।
40 मिस कॉल, सब रिश्तेदारों के, और 5 मिस कॉल पापा के पड़ोसी मिश्रा अंकल के। दिल में एक अनहोनी की आशंका हुई। उसने कांपते हाथों से मिश्रा अंकल को कॉल बैक किया। हेलो रोशनी। उधर से रोने की आवाज आई। अंकल, पापा पापा कहाँ हैं? मां कैसी हैं? रोशनी का गला सूख गया। बेटी, वो टीवी पर न्यूज चल रही थी, वो वीडियो। एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हेडमास्टर की बेटी घूसखोर निकली। दीनानाथ जी अस्पताल में हैं। तुम्हारे पिता ने मां को तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने खुद ही टीवी पे ये सब देखा तो बेहोश हो गईं। उनकी तबीयत बिगड़ गई है। तुम्हारे पापा उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं अभी अभी। मिश्रा अंकल की आवाज टूट गई। रोशनी के हाथ से फोन छूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ उसकी मां के दिल को चीर गया था। उसके माता पिता अपनी बेटी की बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए थे। रोशनी जल्दी से जल्दी अपने घर वापस पहुंची। रास्ते में कई जगह रिपोर्टर उससे सवाल करते गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फ्लाइट, टैक्सी, सबका सफर जैसे एक बेहोशी में गुजरा। जब वह अपने घर के आंगन में पहुंची तो वहां सिर्फ खामोशी थी। शहर के किसी बड़े अस्पताल में उनकी मां को एडमिट किया गया था। रोशनी के सभी पड़ोसी उससे जला करते थे। मौका मिलते ही उन्होंने अपने दुश्मनी निकाली। रोशनी ने अपने मां और पिता के बारे में सबसे पूछा, लेकिन सब बातें बनाकर अपने अपने घरों को निकल गए। रोशनी का दिल मानो थम सा गया। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। जहां रोशनी वर्मा सबसे मुस्कुरा के मिला करती थी, वहीं अब उसका चेहरा संजीदा हो गया, मानो उसकी आंखों में अब इंतकाम की चिंगारी ही बाकी रह गई थी। रोशनी ने ठान लिया कि एक निर्दोष पे झूठा इल्जाम लगाने की सजा वो विधायक और उसके बेटे को हर कीमत पर दिलवा के रहेगी। उसने कसम खाई, आपने मुझे ईमानदारी सिखाई थी पापा, लेकिन दुनिया को शायद ईमानदारी नहीं, ताकत की भाषा समझ आती है। मैं रोऊंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। तब तक लड़ूंगी जब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिल जाता। ये वर्दी मैं वापस पहनूंगी, और जिन लोगों ने आपकी और मां की बुरी हालत की है, मैं उन्हें कानून के कदमों में घसीट कर लाऊंगी। रोशनी वापस धूलगढ़ लौटी, लेकिन इस बार सरकारी गाड़ी में नहीं, जनरल बोगी में। इस बार वह एसपी रोशनी नहीं, एक सस्पेंडेड बदनाम लड़की थी। रोशनी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, और जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक तंग बस्ती में छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसने अपने पुराने संपर्कों को खंगालना शुरू किया। उसे पता था कि सिस्टम से लड़ने के लिए उसे सिस्टम के अंदर के लोगों की जरूरत होगी। उसने 2 लोगों को चुना। पहला था हेड कांस्टेबल तांबे, एक 55 वर्षीय ईमानदार सिपाही जिसे विक्की राणा ने एक बार भरे थाने में बेइज्जत किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तांबे ने उसे हेलमेट न पहनने पर रोका था। तांबे उस अपमान को भूला नहीं था। दूसरा था अमित, पुलिस की साइबर सेल का एक युवा जुनूनी लड़का। वह रोशनी को अपनी बड़ी बहन और उसकी ईमानदारी को अपना आदर्श मानता था। अमित जानता था कि वीडियो फेक है। एक अंधेरी रात शहर के पुराने खंडहर में तीनों की गुप्त बैठक हुई। मैडम, हम आपके साथ हैं, तांबे ने भावुक होकर कहा। शेर सिंह ने इस शहर को नर्क बना दिया है। मेरे जैसे कई सिपाही हैं जो घुट घुट कर जी रहे हैं, बस एक इशारे की देर है। रोशनी ने नक्शा जमीन पर बिछाया। तांबे जी, हमें इमोशन से नहीं, सबूतों से लड़ना है। मुझे 3 चीजें चाहिए। पहला, घंटाघर चौक के उस दूध वाले की दुकान का सीसीटीवी फुटेज। मुझे पता है पुलिस ने हार्ड डिस्क जब्त कर ली है और उसे नष्ट कर दिया होगा, लेकिन आजकल हर स्मार्ट डीवीआर में क्लाउड बैकअप होता है। क्या हम उस दुकानदार तक पहुंच सकते हैं? दूसरा, अमित, मुझे उस डीपफेक वीडियो का ओरिजिनल सोर्स चाहिए, जिस आईपी एड्रेस से वो पहली बार अपलोड हुआ, और विक्की राणा का फोन। उसके फोन में ही उसका सारा काला चिट्ठा है। मिशन शुरू हुआ। यह किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। तांबे जी सिविल ड्रेस में उस दूध वाले के पास गए। दुकानदार डरा हुआ था। साहब, वो गुंडे लोग हैं, मेरा उनसे क्या मुकाबला। मैं नहीं फंसना चाहता किसी मुसीबत में।
दुकानदार गिड़गिड़ाया। रोशनी खुद वहां पहुंची, चेहरे पर नकाब लगाकर। काका, मेरी वर्दी भी चली गई और मेरी मां भी अस्पताल में है, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ रही हूं क्योंकि ये सच और न्याय की लड़ाई है। आप हमें फुटेज दे दीजिए, हम वादा करते हैं आपका कहीं भी कोई नाम नहीं आएगा। काका, अगर आज आप चुप रहे तो कल एक एक करके धूलगढ़ की सारी बेटियां असुरक्षित हो जाएंगी। यह लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी है। रोशनी की आंखों के दर्द ने दुकानदार को पिघला दिया। उसने कांपते हाथों से अपना पर्सनल लैपटॉप दिया। मैडम, मैंने एक बैकअप कॉपी इसमें सेव कर ली थी, मुझे लगा था कभी काम आएगी। पहला सबूत मिल गया। उधर अमित अपने कमरे में बंद होकर 48 घंटे से लगातार कोडिंग कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मिल गया मैम, अमित का मैसेज आया। वीडियो शेर सिंह की पीआर एजेंसी इमेज मेकर्स के सर्वर से अपलोड हुआ था और मैंने विक्की का कॉल रिकॉर्ड मंगवा लिया है। वो बेवकूफ अपने दोस्तों को हर कांड के बाद वॉइस नोट भेजता था। रोशनी अमित के पास पहुंची। अमित ने एक ऑडियो फाइल प्ले की। विक्की की शराबी आवाज गूंजी। अरे भाई, उस नई एसपी की तो ऐसी तैसी कर दी। भाई ने ऐसा वीडियो बनवाया कि अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं रही। सुना है उसका मां तो खबर सुनते ही अस्पताल पहुंच गई हैं। क्या सोचा था उसने, हमसे पंगा लेगी? धूलगढ़ में रहना है तो राणा राणा कहना है। सुनते ही रोशनी की मुट्ठियां भिंच गईं, नाखून हथेलियों में गड़ गए। यह सिर्फ एक सबूत नहीं था, बल्कि न्याय के कातिलों का इकबालिया बयान भी था। सबूत हाथ में थे, लेकिन रोशनी जानती थी कि अगर वह इन्हें पुलिस या कोर्ट में ले गई तो सबूत रास्ते में ही गायब हो जाएंगे। जज भी खरीदे जा सकते थे और गवाह भी। उसे इंसाफ बंद कमरे में नहीं, जनता की अदालत में चाहिए था। मौका भी जल्द ही मिल गया। शेर सिंह राणा आगामी चुनावों के लिए अपनी छवि चमकाने हेतु टाउन हॉल में एक विशाल जनसंवाद रैली कर रहा था। शहर के सारे बड़े पत्रकार, अफसर और हजारों की भीड़ वहां जुटने वाली थी। इसे लाइव टेलीकास्ट किया जाने वाला था। यही सही वक्त है, रोशनी ने कहा। अमित, क्या तुम टाउन हॉल के मेन प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम का एक्सेस मुझे दे सकते हो? अमित ने पसीना पोंछते हुए कहा। सिक्योरिटी टाइट है मैम, लेकिन अगर मैं वहां के वाईफाई नेटवर्क के 100 मीटर दायरे में रहूं तो 5 मिनट के लिए सिस्टम मेरे कंट्रोल में होगा। 5 मिनट बहुत हैं इतिहास बदलने के लिए। रोशनी की आंखों में चमक थी। टाउन हॉल खचाखच भरा था। मंच पर शेर सिंह राणा सफेद खादी पहने हाथ जोड़े खड़ा था। उसके बगल में विक्की राणा अहंकार से चूर बैठा था। शेर सिंह माइक पर दहाड़ रहा था। भाइयों और बहनों, कुछ बाहरी ताकतें हमारे धूलगढ़ को बदनाम करना चाहती थीं। एक महिला अधिकारी ने हमारे निर्दोष बेटे पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमने उन्हें खदेड़ दिया। भीड़ में बैठे उसके खरीदे हुए लोग शेर सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मीडिया के कैमरे फ्लैश कर रहे थे। रोशनी, तांबे और अमित भीड़ के बीच अलग अलग जगहों पर मौजूद थे। रोशनी ने एक बुर्का पहन रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने अपनी घड़ी देखी, 11 बजे। उसने अमित को इशारा किया। अचानक मंच के बड़े बड़े स्पीकर्स से एक तेज बीप की आवाज आई। शेर सिंह का माइक बंद हो गया। हॉल की लाइटें बुझ गईं। सिर्फ स्टेज के पीछे लगी विशाल एलईडी स्क्रीन जलती रही। यह क्या हो रहा है? जनरेटर चालू करो, शेर सिंह चिल्लाया। तभी स्क्रीन पर वीडियो चला। यह कोई डीप फेक नहीं था। यह घंटाघर चौक का असली हाई डेफिनेशन सीसीटीवी फुटेज था। पूरे हॉल ने सांस रोककर देखा। स्क्रीन पर दिखा, विक्की की गाड़ियां गलत साइड से आती हैं। विक्की एक वृद्ध के ठेले को गिराता है। वह उस लड़की का हाथ पकड़ता है। और फिर रोशनी की एंट्री। कोई रिश्वत नहीं मांगी गई, सिर्फ एक थप्पड़ जो किसी भी स्वाभिमानी इंसान को मारना चाहिए था। हॉल में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन वीडियो अब भी खत्म नहीं हुआ था। स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। ऑडियो संदेश। बैकग्राउंड में विक्की का वॉइस नोट गूंजने लगा। सुना है उसका मां तो खबर सुनते ही अस्पताल पहुंच गई हैं। क्या सोचा था उसने, हमसे पंगा लेगी? आवाज हॉल के हर कोने में गूंजी। वह हंसी, वह क्रूरता,
सब नग्न हो गया था। हॉल में बैठी जनता जो अब तक जयकारे लगा रही थी, उनके चेहरे बदलने लगे, आश्चर्य गुस्से में बदलने लगा। तभी हॉल के बीच से रोशनी ने अपना नकाब हटाया। वह मंच की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक वायरलेस माइक था, जिसे तांबे ने साउंड रूम से कनेक्ट किया हुआ था। स्पॉटलाइट रोशनी पर पड़ी। शेर सिंह राणा! रोशनी की आवाज में इतना दर्द और क्रोध था कि हॉल का हर शख्स सिहर उठा। तुमने सोचा था कि एक बेटी को बदनाम करके, एक अफसर को बदनाम करके तुम जीत जाओगे? तुमने मेरी वर्दी उतारी थी, लेकिन मेरा जमीर नहीं उतार पाए। वह मंच पर चढ़ गई। विक्की डर के मारे पीछे हटने लगा। शेर सिंह के पसीने छूट रहे थे। रोशनी ने भीड़ की तरफ देखा। देख लिया आप सबने? यह है आपका नेता, जो आपकी बेटियों की इज्जत के साथ खेलता है और फिर उसे अपनी मर्दानगी कहता है। इसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर लड़की को उसके अपने ही शहर में असुरक्षित महसूस कराया है। यह है आपका नेता? आज फैसला आपको करना है धूलगढ़ वालों। क्या आप इस भ्रष्टाचारी के साथ हैं या अपनी बेटी के साथ? हॉल में एक पल की खामोशी रही। फिर पीछे से एक आवाज आई, हम अपनी बेटी के साथ हैं। देखते ही देखते पूरा हॉल गूंज उठा। शेर सिंह मुर्दाबाद! विक्की राणा को सजा दो! लोग मंच की तरफ बढ़ने लगे। जूते, चप्पल, पानी की बोतलें। जनता का गुस्सा शेर सिंह और विक्की पर बरसने लगा। पुलिस कमिश्नर, जो फ्रंट रो में बैठे थे, समझ गए कि अब राणा का खेल खत्म हो चुका है। अगर उन्होंने अब भी कुछ नहीं किया तो पब्लिक और क्रोधित हो जाएगी। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, गिरफ्तार करो इन्हें। पुलिस वाले, जो अब तक राणा के गुलाम बने थे, उन्हें भी अपनी वर्दी का कर्ज चुकाने का मौका मिल गया। तांबे सबसे आगे लपके। उन्होंने विक्की को कॉलर से दबोचा और उसे मंच के सामने ले आए। क्यों छोटे सरकार, हवा निकल गई? तांबे ने विक्की के हाथों में हथकड़ी पहनाई। एक जोर की क्लिक की आवाज आई, जो रोशनी के कानों को संगीत जैसी लगी। शेर सिंह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे भीड़ से बचाया और हथकड़ी लगाकर गाड़ी में डाला। लाइव टीवी पर पूरा देश देख रहा था कि कैसे धूलगढ़ का शेर आज एक गीदड़ की तरह पुलिस वैन में बंद हो रहा था। एक हफ्ते बाद धूलगढ़ के एसपी ऑफिस का नजारा बदला हुआ था। इमारत वही थी, लेकिन हवा में ताजगी थी। फूलों से सजा एक काफिला ऑफिस के गेट पर रुका। गाड़ी से आईपीएस रोशनी वर्मा उतरीं। वह अपनी पूरी वर्दी में थीं। खाकी चमक रही थी। कंधे पर अशोक स्तंभ और सितारे दमक रहे थे। सिर पर पीक कैप और आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास, लेकिन आज उनकी चाल में एक ठहराव था। जांच आयोग ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। सरकार ने न केवल उनका सस्पेंशन रद्द किया था, बल्कि सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। जब रोशनी ऑफिस में दाखिल हुई तो पूरा थाना, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक लाइन में खड़ा था। सैल्यूट! डिप्टी एसपी ने आदेश दिया। सैकड़ों एड़ियां एक साथ जुड़ीं, सैकड़ों हाथ माथे तक उठे। यह सैल्यूट प्रोटोकॉल वाला नहीं था। यह उस जज्बे के लिए था जिसने अकेले दम पर पूरे सिस्टम को हिला दिया था। रोशनी अपनी कुर्सी के पास गईं। दीवार पर गांधी जी की तस्वीर को नमस्कार किया। रोशनी की मां अब अस्पताल से वापस आ चुकी थीं और उसके मां और पापा को अपनी बेटी का खोया हुआ सम्मान वापस मिल चुका था। वर्दी पर लगा दाग अब मिट चुका था। एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की से आया और पन्ने फड़फड़ाने लगे। रोशनी अपनी कुर्सी पर बैठी और पेन उठाया। सामने फाइलों का ढेर था। उन्होंने अर्दली को बुलाया। शर्मा जी, बाहर जो लोग खड़े हैं उन्हें एक एक करके अंदर भेजिए, और हां, किसी को भी इंतजार मत करवाइएगा। यह दफ्तर अब रसूखदारों का नहीं, आम जनता का है। बाहर सूरज चमक रहा था। धूलगढ़ की धूल अब छंट चुकी थी। शहर को अपना असली रक्षक मिल गया था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस उसका एक नया सुनहरा अध्याय शुरू हुआ था। बाजार में आज भी रोशनी वर्मा की चर्चा होती थी, लेकिन अब गुंडे लड़कियों को छेड़ते नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था। उन्हें डर था कि कहीं फिर से वो रोशनी न आ जाए। रोशनी वर्मा ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। धूलगढ़ की धूल अब छंट रही थी।
एक नया सूरज निकल रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक वादा है उन लोगों से जो इस देश की धरती पे रहते हैं। और इसी के साथ एसपी रोशनी वर्मा ने अपनी फाइल खोली और काम शुरू कर दिया। अभी बहुत सफाई बाकी थी।